जय हिंद प्यारे साथियों। आर समंदर पार समंदर बीच में है नैया, पूरे बिहार में जाकर के बता दो मैथमेटिक्स शुरू हो गए हैं भैया। और लेकर के आ गए आपके प्यारे प्यारे सौरभ भैया। मेरे दोस्त, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। मेरे दोस्त, इससे पहले हम मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको बता चुके हैं कि 2027 के बोर्ड परीक्षा में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मेरे दोस्त, आज से हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पूरे चैप्टर 1 में जो भी कॉन्सेप्ट की हमको आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को एकदम जबरदस्त और राफ्टिक स्टाइल में शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास को, वो भी शानदार और जबरदस्त स्टाइल में। तो हेडिंग में आपको लगा लेना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए, तो आपको हेडिंग में लगा लेना है क्लास 10th। और यह जो है पहला चैप्टर है, तो आपको हेडिंग में लगा लेना है चैप्टर 1। चैप्टर 1 हेडिंग में लगा लीजिए। मेरे दोस्त, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ये भी आपको हेडिंग में लगा लेना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। चलिए इसको हेडिंग में लगा लीजिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये पूरे चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या में हम लोगों को कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपको परिभाषा समझना होगा। आखिरकार वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमको किन किन संख्याओं की समझ होनी चाहिए, उन सभी संख्याओं के बारे में जान लीजिए। मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहला संख्या आपको समझना होगा प्राकृत संख्या। वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृत संख्या के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग में लगा लीजिए प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या आपको हेडिंग में लगा लेना है, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, प्राकृत संख्या के बारे में समझिए, आखिरकार प्राकृत संख्या होता क्या है। संख्या के बारे में आपको तो सब कुछ जानकारी होगा ही। संख्या क्या होता है? संख्या मान लीजिए कि 0 से शुरू होकर के 1 होता है, 2 होता है, 3, ऐसे ही जो है अनंत तक जाता है। यानी ये सभी के सभी जो है एक प्रकार का संख्या यानी कि अंक है। तो इन्हीं संख्याओं में से प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, इसके बारे में जानना है। तो एक आपको सीधे तौर पर याद रखना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपको इसका परिभाषा क्या याद रखना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। मेरे दोस्त, आपको याद रखना है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। बस इतना याद रखना परिभाषा में। जैसे क्या क्या हो सकता है ये बात भी समझ लीजिए। जैसे में अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करें, तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? तो गिनती जब भी शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है। तो 1 हो गया यहाँ पर, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और इसके बाद 10 हो गया, 11 हो गया। ऐसे ही जो है अनंत तक जाएगा। कहाँ तक? तो अनंत तक। तो इन्हीं सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए तब उसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में आपको इतना सीधा से नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या किसको कहती है। जिंदगी में कभी भी नहीं आपको पूछेगा तो घुमा फिरा करके पूछेगा, क्योंकि पूरे पार्ट में हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, उन सभी के बारे में जानना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इन सभी संख्याओं का समझ होना जरूरी है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं एक एक एकदम बारीकी से। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में समझ लीजिए कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन आपको परीक्षा में प्रश्न कहां से पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की अगर बात करें मेरे दोस्त, सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरे दोस्त, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको क्या दिख रहा है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पर 1 है।
यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद मेरे दोस्त अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, बड़ी, अगर बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मेरे दोस्त अनंत होता है, अनंत। एक बात आपको याद रखना है कि सबसे छोटी बस आपको याद रख लेना है, बड़ी में हमेशा चाहे कोई भी संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, पूर्णांक हो, बड़ी संख्या हमेशा आपको अनंत याद रखना है। तो बड़ी संख्या के लिए किसी प्रकार का झमेला होगा नहीं, सिर्फ आपको छोटी संख्या याद रख लेना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो 1 होगा। मेरे दोस्त कहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक और बात आपको याद रखना है, एक और बात आपको याद रख लेना है कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपको याद रखना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये याद रख लीजिए कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो इसके लिए आपको एक शानदार फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 और बट्टा में होता है 2। अब क्या कहोगे मेरे दोस्त कि n क्या बोला है, तो मेरे दोस्त n ही तो यहाँ पर संख्या है, यानी कहां से कहां तक बोल रहा है। अगर उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं मेरे दोस्त, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर n इंटू में n प्लस 1 बट्टा में क्या याद रखना है, 2 याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कहेगा कि लगातार 100 तक के प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करे, लगातार 100 तक के प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करे। तो अब कैसे ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, कहां तक कह रहा है, तो 100 तक, तो यही मान लेना है आपको n, बस 100 तक कह रहा है तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला पर बिठा देना है। 100 है, जहां जहां n है वहां पर 100 रखिए, यानी 100 और यहां पर रखेंगे n के जगह पर 100 प्लस में 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 2 रखना है आपको। 2 से कटाइए इसको, 50 मरतबे कट जाएगा, इधर हो गया 50 और कोष्ठ के अंदर में 100 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 101, कोष्ठ हटेगा तो गुना का साइन होगा, यानी कि 101। 50 से गुना कीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जब 50 से गुना करेंगे, 5 से पहले गुना कर लीजिए, 5 एकम 5, बीच में 0 है, 5 एकम 5, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 है, यानी 50 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या से इतना प्रश्न आपको जो है परीक्षा में पूछा जाता है। प्राकृत संख्या आपको याद रखना है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता है अनंत। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग अगर पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n इंटू में n प्लस 1 बटे 2। उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट संख्या के बारे में, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे दोस्त दूसरा संख्या आपको समझना है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या समझना है, तो पूर्ण संख्या समझना है। तो दूसरा आपको समझ करके रखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो ध्यानपूर्वक समझिए यहां पर पूर्ण संख्या क्या होता है। मेरे दोस्त वहां पर क्या पढ़े थे हम लोग की गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन उसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दे तो वही हो जाता है पूर्ण संख्या। यानी हम यहाँ पर एकदम सिंपल वे में कह सकते हैं कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में जानना है आपको कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मेरे दोस्त 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से शुरू होने वाले संख्या को क्या कहेंगे, तो पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे आपको हम अगर उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करें तो ये भी समझिए। जैसे क्या हो सकता है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर प्राकृत संख्या, जैसे हम लोग प्राकृत संख्या में क्या पढ़े थे, 1 पढ़े थे, 2 हो गया, 3 4 5, ऐसे ही जो है अनंत तक। कहाँ तक, तो अनंत तक। इसी प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें तो यही बन जाता है पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब यहां से परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है
कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आपको याद रखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछा जाए तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटी किरमा क्या याद रखना है, जीरो। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए, और बड़ी में हम आपको अभी बतेबे किया है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो क्या याद रखना है, बड़ी चाहे कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, सम विषम कुछ भी हो, आपको बस याद रखना है इन्फिनाइट यानी कि अनंत। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या में अनंत हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा जाएगा, देखिए इधर पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, ये सब पूछा जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है, एगो कैप्सूल के भांति आपको याद रख लेना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, प्राकृतिक संख्या क्या था। मान लीजिए हम यहाँ पर पूर्ण संख्या लिख रहे हैं, जीरो से शुरू होगा, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे ही जो है अनंत तक। कहां तक, तो अनंत तक गया। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या इस पूर्ण संख्या के परिवार में है, तो देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, चार, छह हो, यानी कि अनंत तक कोई भी संख्या है, सब का सब संख्या यहाँ पर पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। यानी कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, सब के सब प्राकृतिक संख्या यहाँ पर पूर्ण संख्या होगा। लेकिन मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह, ऐसे ही जो है अनंत तक। अब पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जीरो आपको कहीं पर भी दिख रहा है, जीरो कहीं पर भी नहीं है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, किंतु सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। जैसे मेरे दोस्त एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, सभी चोर आदमी होते हैं लेकिन सभी आदमी चोर नहीं होते हैं, सभी तोते पक्षी होते हैं लेकिन सभी पक्षी तोते नहीं होते हैं। उसी प्रकार से आपको रट लेना है, आपको भेजा में ट्रांसफर कर लेना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम आप लोग जो है किसी क्वेंटा में लिख लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट VVI लगा करके लिख लीजिए कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, किंतु सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। यह बात आपको याद रखना है मेरे दोस्त। ऐसे भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको उलझाने के लिए प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का HCF क्या होगा। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है जीरो, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो एक, और जीरो और एक का जब HCF निकालिएगा तो क्या होगा, तो जीरो होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए पूर्ण संख्या यानी कि जीरो से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो एक होता है। सबसे बड़ी में आपको हमेशा याद रखना है अनंत यानी कि इनफिनाइट। अब इसके बाद मेरे दोस्त एक और संख्या के बारे में आपको समझना है, तो एकदम बारीकी से समझते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त आपको समझना है पूर्णांक संख्या के बारे में। तो अब आपको समझना है पूर्णांक संख्या के बारे में। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये भी एकदम शानदार तरीका से आप लोग समझ लीजिए। देखिए धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या। तो यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, आपको समझना है ऋणात्मक व
धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक व धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। अब एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे हम आपको अगर समझाने का प्रयास करें, पूर्णांक संख्या के जैसे में आपको हम समझाने का प्रयास करें तो ध्यानपूर्वक समझिए कि आखिरकार पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। जैसे में हम आपको समझाए पूर्णांक संख्या बारे में, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक संख्या अगर मान लीजिए इन्फिनाइट से शुरू होता है, इन्फिनाइट से अगर शुरू होता है तो यहाँ पर जाएगा इन्फिनाइट से, मान लीजिए कि माइनस में 5 है, माइनस में 4 है, माइनस में 3 है, माइनस में 2 है, माइनस में 1 है, उसके बाद आएगा 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, ऐसे ही जो है जाएगा अनंत तक। कहाँ तक? तो अनंत तक। मेरे दोस्त यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपको याद रख लेना है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त तो आपको याद रखना है माइनस में इन्फिनाइट। क्या याद रखिएगा? तो माइनस में इन्फिनाइट, तो माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। मेरे दोस्त सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अगर आपको पूछा जाए, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त पूछा जाए, आपको याद रख लेना है प्लस में इन्फिनाइट। तो बड़ी में हमेशा आपको प्लस में याद रखना ही है इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में क्या मतलब केस बनता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? माइनस में इन्फिनाइट, ही आपको याद रखना है। लेकिन परीक्षा में आपको उलझाने के लिए, आपको फंसाने के लिए प्रश्न किस तरह से पूछेगा, ध्यानपूर्वक समझिए। इधर परीक्षा में आपको जो है उलझाने के लिए प्रश्न पूछ देगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? यानी उल्टा पुल्टा यानी कि उल्टा पुल्टा करके आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए प्रश्न पूछ देगा वहां पर। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, देखिए इधर पूर्णांक संख्या कहां से शुरू होता है? अनंत से। तो अनंत से यहाँ पर -5, -4, -3, यानी माइनस में इन्फिनाइट से शुरू होगा और प्लस में इन्फिनाइट पर जाकर के खत्म होगा। देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या देखिए 1 भी यहाँ पर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, यानी कि अनंत तक है। यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या है, सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या यहाँ पर सम्मिलित है, पूर्णांक संख्या में सम्मिलित है। इसीलिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है, सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा। अब दूसरा बात क्या समझना है मेरे दोस्त? देखिए यहाँ पर जितना भी पूर्ण संख्या है, क्या इसमें है कि नहीं? देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 0 के साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक सब के सब संख्या यहाँ पर है। यानी जितना प्राकृत संख्या हो, जितना पूर्ण संख्या हो, सभी के सभी यहाँ पर पूर्णांक संख्या के परिवार में सम्मिलित है। इसीलिए सभी प्राकृत और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। किंतु मेरे दोस्त अगर बात किया जाए क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। क्या सभी प्राकृत पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। ये बात आपको याद रखना है कि सभी प्राकृत व पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या होता है, किंतु सभी पूर्णांक संख्या न तो प्राकृत संख्या होता है, और न ही पूर्ण संख्या होता है, ये बात आपको याद रखना है कि सभी प्राकृत व पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, किंतु सभी पूर्णांक संख्या न तो प्राकृत संख्या होता है और न ही पूर्ण संख्या होता है।
अब मेरे दोस्त इसके बाद आपको याद रखना है एक और संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में। तो इसके बाद आपको हेडिंग में लगाना है सम संख्या। तो कितना संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए, पहला में पढ़े थे प्राकृत संख्या के बारे में, दूसरा पढ़ लिए पूर्ण संख्या के बारे में, और तीसरा पढ़ लिए हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में, और चौथा आपको समझना है सम संख्या। चौथा मेरे दोस्त सम संख्या के बारे में आपको समझना है। तो ध्यानपूर्वक समझिए सम संख्या के बारे में। मेरे दोस्त सम संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसा संख्या मेरे दोस्त जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको क्या कहेंगे? तो सम संख्या कहेंगे। अब देखिए कौन कौन सा संख्या 2 से विभाजित है ये भी हम आपको समझा देंगे। पहले लिखिए, पहले समझिए, पहले याद कर लीजिए, क्लासे में याद कर लेना है। यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे आपको हम समझाने का प्रयास करें तो जैसे क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर जैसे में क्या हो सकता है, तो 2 से क्या क्या विभाजित हो सकता है, 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 2 होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18, ऐसे ही जो है ये जाएगा अनंत तक। कहाँ तक? तो अनंत तक। और मेरे दोस्त यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी क्या याद रखना है? 2 याद रखना है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। और मेरे दोस्त सबसे बड़ी सम संख्या पूछे तो सबसे बड़ी में हमेशा आपको याद रखना अनंत। यानी छोटी अगर पूछे तो छोटी में याद रखना है 2, बड़ी अगर पूछे तो बड़ी में आपको याद रखना है अनंत। यानी सबसे छोटकिरमा सम संख्या पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2, सबसे बड़किरमा सम संख्या पूछा जाए तो आपको याद रखना है अनंत। तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा संख्या मेरे दोस्त समझना है विषम संख्या के बारे में। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएंगे अभी। तो ले लिए स्क्रीनशॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं ऊपर से। अब समझना है आपको विषम संख्या के बारे में। तो देखिए अब विषम संख्या क्या होता है, अब समझना है विषम संख्या। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए विषम संख्या क्या होगा। मेरे दोस्त 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 26, 28, 30 कुछ भी हो सकता है। यानी जो 2 जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहिएगा? तो सम संख्या कहिएगा। अब समझना है विषम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी जिसमें 2 से भागे न लगे, उसको क्या कहिएगा? तो विषम संख्या कहिएगा। ध्यानपूर्वक समझिए। यानी वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी लिखेंगे वैसा संख्या विषम संख्या में याद रखना है वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसको क्या कहिएगा मेरे दोस्त? तो विषम संख्या कहिएगा। जैसे अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो जैसे भी समझ लीजिए, जैसे में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से कौन कौन सा संख्या विभाजित नहीं होगा? 1 नहीं होगा विभाजित, 1 में 2 जोड़ दीजिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट अनंत तक। यानी कि ये सभी संख्याएं जो है 2 से विभाजित नहीं है। इसमें से किसी भी संख्या को उठा लीजिए, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग विषम संख्या। यानी वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको क्या कहिएगा? तो विषम संख्या कहिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, प्रश्न तो यहीं से बनता है। पूछेगा आपको कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? सबसे छोटकिरमा। तो सबसे छोटकिरमा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1, यानी सबसे छोटकिरमा विषम संख्या हो जाएगा यहाँ पर 1। और मेरे प्यारे साथियों सबसे अगर बड़ा पूछा जाए, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या अगर पूछा जाए यहाँ पर,
तो आपको सबसे बड़ा में क्या याद रखना है, हम बोलबे किया है शुरुए में, छोटकिनमा कुछ भी होगा उससे लेना देना नहीं रखना है, बड़किनमा हमेशा यहाँ पर होगा अनंत यानी कि इन्फिनाइट, यानी यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट। अब मेरे दोस्त एक और संख्या के बारे में आपको समझना है, थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए किससे क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको परीक्षा में जो है पूछा जाता है और आ सकता है। देखिए प्रश्न आपको पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो मेरे दोस्त सबसे छोटी की अगर बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है तो 1, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है तो 2 होता है। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 से लगाएंगे 2 मरतबे खत्म। एचसीएफ क्या होता है, अंतिम भाजक यानी कि आगे वाला जो होता है ये एचसीएफ होता है, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा तो एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। कितना होगा तो 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या का एचसीएफ कितना होगा तो 1 होगा। और मेरे दोस्त अगर एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम कितना हो सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा 2 होगा, दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कुछ नहीं है तो 2 होगा। कितना होगा 2। तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का एचसीएफ 1, सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या का एलसीएम कितना होगा तो 2 होगा। ये बात आपको अपने दिल और दिमाग की खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है और 2027 के पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार रहना है। अब देखिए मेरे दोस्त इसके बाद आपको समझना है भाज्य संख्या के बारे में। अब समझिए भाज्य संख्या क्या होता है। तो हम विषम संख्या को मिटा रहे हैं, अब हम आपको समझाएंगे भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य और अभाज्य को भी समझने पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। अब समझिए प्यारे साथियों भाज्य संख्या, कितना संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए, प्राकृत संख्या 1 हो गया, पूर्ण संख्या दूसरा हो गया, पूर्णांक संख्या 3, सम विषम दोनों मिलाकर के 5 गो। छठा नंबर में आपको समझना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मेरे दोस्त, भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त भाज्य संख्या के बारे में आपको समझना है, वैसा संख्या या आपको याद रखना है 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी जिसका जो है 1 से ज्यादा गुणनखंड हो। जिन संख्या का 1 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको कहेंगे भाज्य संख्या, यानी 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसको क्या कहेंगे भाज्य संख्या। ऐसे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता होगा, हम अब उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा में आपको याद रखना है 1 से बड़ी वह संख्या, 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे तो भाज्य संख्या कहेंगे। आवाज थोड़ा आपको नहीं आता होगा, थोड़ा अच्छा वाला माइक लगाते हैं हम। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसको क्या कहिएगा तो भाज्य संख्या। अब ध्यानपूर्वक समझिए इधर, जैसे अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए भाज्य संख्या 4 से हमेशा शुरू होगा, 4 हो सकता है यहाँ पर, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा। 9 विषम संख्या है, इससे लेना देना नहीं है। देखिए 9 का जब फैक्टर तोड़िएगा यानी गुणनखंड तो 1 से ज्यादा गुणनखंड निकल जाता है। तो 4, 6, 8, 9 हो सकता है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11 नहीं 12 हो जाएगा, 13 नहीं 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं 18 हो जाएगा, ऐसे ही जो है अनंत तक। कहाँ तक तो अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या है, यानी 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 से और खुद से कटे और उसके अलावा जो है किसी दूसरा संख्या से भी कट जाए।
जितना भी संख्या देखिए, एक जो 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद से तो कट ही रहा है, यानी 1 और खुद के अलावा बीच में 2 से भी कट जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 6 को जैसे उठा लीजिए, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, यानी 1 और खुद के अलावा 2 और 3 से भी कट रहा है, तब इसको क्या कहिएगा, तो भाज्य संख्या कहिएगा। अब यहां पर भी मेरे दोस्त पूछा जाएगा आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो आपको याद रख लेना है यहाँ पर 4 हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। मेरे दोस्त सबसे बड़ी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर मेरे दोस्त अगर यहां पर आपको उलझाने के लिए अगर पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, प्रश्न अगर आपको उलझाने के लिए ऐसे पूछे, प्रश्न अगर ऐसे पूछे कि सबसे छोटी सम और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तब वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना है। कैसे छेद कीजिएगा, देखिए यहां पर सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या हम आपको बताए थे 2 होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या हो गया 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताया अभी आपको, 4 होता है, तो यहां पर लिखना है 4। दोनों का जब एचसीएफ कीजिएगा तो 2 दूना कितना होता है 4, खत्म। यानी कि एचसीएफ क्या होता है, अंतिम भाजक यानी आगे वाला, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 होगा यहाँ पर। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर एचसीएफ 9 दे करके अगर एलसीएम पूछे, अगर मान लीजिए कि एचसीएफ नहीं रहे, अगर आपको उलझाने के लिए यहाँ पर एलसीएम पूछे, तो एलसीएम में आपको क्या याद रखना है, एलसीएम सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया 4। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, तो 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 4 होगा। यानी सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी सम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हम आपको निकाल करके बताए थे 2 होता है, लेकिन अगर एलसीएम पूछा जाए तो 4 याद रखना है। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बताते हैं अब अभाज्य संख्या के बारे में। अब हेडिंग में लगाइए अभाज्य संख्या, हेडिंग में लगाइए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या में आपको हम क्या बताए कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको क्या कहिएगा, तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहिएगा। लेकिन अभाज्य संख्या क्या समझना है, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरा संख्या से न कटे, यानी खुद से कटे और एक से कटे और किसी भी संख्या से न कटे, तब उसको क्या कहिएगा, तो अभाज्य संख्या कहिएगा मेरे दोस्त। तो अभाज्य संख्या में आपको समझना है एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, तब उसको क्या कहिएगा, तो अभाज्य संख्या कहिएगा मेरे दोस्त। जैसे अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो जैसे में आपको समझ करके रखना है, जैसे क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, यानी 2 भी नहीं कटेगा,
3 भी नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 19 नहीं कटेगा, 20 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, उसके बाद 22 भी कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा मेरे दोस्त। ऐसे ही जो है ये अनंत तक। कहाँ तक? तो अनंत तक। लेकिन प्रश्न आपको किस तरह से पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है यहाँ पर 2, और सबसे बड़ी में हम आपको बतेबे किए हैं। हमेशा याद रखना है आपको अनंत। तो ये आपको याद रख लेना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। और सबसे बड़ी अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए, बड़ी अभाज्य संख्या पूछा जाए, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अनंत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभाज्य संख्या में याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे दोस्त ये याद रखना है, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है एक कैसी संख्या है? भाज्य, अभाज्य, न तो भाज्य न तो अभाज्य। तो मार देना है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। और मेरे दोस्त एक और संख्या इसमें समझना है आपको, एक होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, तो ये भी समझ लीजिए, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या आपको समझना है। सअभाज्य संख्या किसको कहिएगा मेरे दोस्त? मेरे दोस्त वैसा संख्या जिनका HCF यानी दो अभाज्य संख्याओं के युग्म में अगर उनका HCF 1 निकल जाए, यानी वैसा संख्या यानी जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 हो, जिन दो अभाज्य संख्याओं के युग्म का HCF कितना हो? 1 हो, तब उसको कहेंगे सअभाज्य संख्या। यानी लिखना यहां पर दो अभाज्य संख्याओं के युग्म में ऐसे लिखिए यहां पर, जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF बराबर 1 हो। जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF अगर 1 हो तब उसको क्या कहिएगा? तो सअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि पहला अभाज्य संख्या, जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो जैसे मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या हो गया 2, दूसरा हो गया 4 तो भाज्य संख्या है, 2 हो गया और 3 हो गया। ये दोनों का जब HCF निकालिएगा तो 1 निकलेगा। मेरे दोस्त आगे हम ले लेते हैं, यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 5 और 7 का भी HCF निकालिएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मेरे दोस्त मान लीजिए कि 7 हो गया और दूसरा ले लेते हैं 11, 7 और 11 का भी HCF निकालिएगा तो कितना होगा? 1 होगा। यानी ये सभी के सभी जो है सअभाज्य संख्या है। तो कैसा संख्या है? तो सअभाज्य संख्या। तो ये था कुछ संख्या जिसको आपको जो है ध्यान में रखना है, तभी जाकर के आपको चैप्टर में पूरा 100% कमांड होगा। अब इसके बाद आपको समझना है मेरे दोस्त वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या में 2 गो संख्या आ जाता है, वो आता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के तब बनता है वास्तविक संख्या। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और अभी हम लोग जो है उसके अंदर का बात को पढ़ रहे थे, उसका जो संतति सब है यानी कि धिया पुता सब के बारे में पढ़ रहे थे। अब समझना है बाबूजी के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में वास्तविक संख्या के बारे में समझाते हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक समझ लीजिए वास्तविक संख्या, इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये बिल्कुल गलत है। जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़िए। चलिए अब हेडिंग में लगाइए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर।
मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ करके रखना है कि वास्तविक संख्या जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले इसके प्रकार के बारे में समझिए। वास्तविक संख्या जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला संख्या होता है मेरे दोस्त परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और यह दोनों मिलकर के तब बनता है यहाँ पर वास्तविक संख्या। चलिए एक एक करके यहाँ पर यहीं पर दोनों को एकदम बारीकी से समझ लिया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वास्तविक संख्या से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। अब देखिए परिमेय संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त सीधे तौर पर आपको याद रखना है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सके, यानी जिसे हम अंश के रूप में लिख सके और हर के रूप में लिख सके। मेरे दोस्त आपको कुछ भी मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हम एकदम जीरो से मैथमेटिक्स को यहाँ पर पढ़ाना शुरू किए हैं, जोड़ घटाव गुना भाग से शुरू किए हैं। तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, किसी क्वांटा में जाइए, एयरफोन लगाइए कान में, कोई दूसरा आदमी देख न ले कि नब्बा में चला गया है, 10वां में चला गया है और इसको जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। तो आप अपने अंदर के कमी को आप खुद दूर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दूर कर सकता है। तो उस कमी को दूर कीजिए और एकदम कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखने के लिए आइए, वरना आपको कभी भी कैलकुलेशन वाला क्लास जो है समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम सिर्फ परिभाषा बता रहे हैं, कल से आपको एकदम अंधाधुन कैलकुलेशन जो है करना होगा। कैसे हम फटाफट एचसीएफ निकालेंगे, कैसे हम जो दो संख्या को गुना कर देंगे, चार संख्या को यहाँ पर गुना कर देंगे। तो आपको अगर जोड़ घटाव नहीं आता होगा तो कैसे कीजिएगा ये सब। इसीलिए पहले उन सभी वीडियो को देखिए जो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। 02 एडवांस मैथमेटिक्स के यहाँ पर हेडिंग में लगाया होगा, 02 एडवांस मैथमेटिक्स फॉर 2027। चलिए, तो पहला समझना है परिमेय संख्या, दूसरा समझना है अपरिमेय संख्या। मेरे दोस्त परिमेय संख्या किसको कहेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। इधर वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे कहेंगे परिमेय संख्या, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जाए। यहां पर आपको समझना है वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, लिखा जाए। वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे कहेंगे परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिखा जाए उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। इस साइड में आपको समझ लेना है लगले हाथ। वैसा संख्या मेरे दोस्त हम लिख लिख करके आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हम यहाँ पर लिखिए करके लाते तो यहाँ पर जो है घंटों का काम जो है मिनटों में करके निपटा देते, लेकिन आपके सामने में लिख रहे हैं तब जाकर के आपको जो है 100% समझ में आएगा। तो वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में न लिखा जाए, न लिखा जाए। वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में न लिखा जाए उसको क्या कहिएगा, तो अपरिमेय संख्या कहिएगा। परिमेय संख्या के जैसे में समझ लीजिए मेरे दोस्त, जैसे में मान लीजिए कि 5/6 है, यह तो वैसे ही भिन्न के रूप में है, यह भी परिमेय संख्या होगा। 10/12 है, यह भी परिमेय संख्या होगा। मेरे दोस्त 0.5 लिखा हुआ है, क्या परिमेय संख्या होगा, बटा में नहीं है तो जरूर होगा। जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो जो है हमेशा परिमेय संख्या होगा। जब ये दशमलव बुलाएंगे नीचे में क्या हो जाएगा 10, यानी ये भी परिमेय संख्या है। मेरे दोस्त मान लीजिए कि 3.5 इसके ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, क्या यह परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल भी है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि जिसके ऊपर में रेकरिंग है इसका मतलब बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो हम इसको अपरिमेय संख्या समझ लेंगे, यह आपका जो है गलतफहमी है। आप इसको समझिए परिमेय संख्या, क्योंकि हम जिस संख्या के ऊपर में रेकरिंग लगा होता है उसको हम भिन्न के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए वह क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या में मेरे दोस्त जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आ जाए, यानी जिसका बार बार पुनरावृत्ति होता रहे और जिसका रूट संभव नहीं हो, जिसका रूट संभव हो मेरे दोस्त, जिसका वर्गमूल घनमूल संभव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट के अंदर में 4 दिया है, रूट के अंदर में 16 दिया है, ये सब का सब यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 रूट के अंदर में 8 दिया है, क्या रूट 8 का घनमूल संभव है, 3 को जोड़ा लगता है, तो जरूर लगता है। 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी सब का यहाँ पर जोड़ा लग जाता है। तीनों का जोड़ा लग गया यानी कि बाहर निकलेगा 2, इसका मतलब इसका घनमूल संभव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका वर्गमूल और घनमूल संभव नहीं है वो क्या होगा, तो अपरिमेय होगा।
जैसे अगर हम इधर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो √3 का वर्गमूल संभव नहीं है, अपरिमेय हो जाएगा। √5 का वर्गमूल संभव नहीं है, अपरिमेय हो जाएगा। यानी सब का सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात आपको समझ करके रखना है मेरे दोस्त, 22/7 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि अगर पाई कहीं पर आपको दिख जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई दिख जाए, जबकि पाइये का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन 22/7 को आपको समझ करके रखना है परिमेय संख्या, और पाई अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो अपरिमेय संख्या। मेरे दोस्त किसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, जैसे मान लीजिए 5.6 आइए रहा है, तब इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। मेरे दोस्त क्या कहिएगा, तो अपरिमेय संख्या कहिएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, चलिए, तो परिमेय और अपरिमेय तो आपको समझ में आ गया। तो हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उन सभी कॉन्सेप्ट को पूरा करके हम कल स्टार्ट कर देंगे प्रश्नावली 1.1। तो मेरे दोस्त कल के क्लास में आपको प्रश्नावली 1.1 के लिए जो है तैयार रहना है। कल के क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को हम पूरा करेंगे, और प्रश्नावली 1.1 में जितना भी सवाल है सभी सवाल को एकदम तोड़ मरोड़ करके रख देंगे और आपकी भेजा में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। तो मेरे दोस्त अगर चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस माध्यम से अगर हमको अगर आप देख रहे हैं तो अभी जाइए यूट्यूब पर, सर्च कीजिए सौरभ स्टडी सेंटर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, ताकि हम भी बेस्ट फैकल्टी के शिक्षकों के समूह में जो है आ सके। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 के साथ। जय हिंद, जय भारत।